नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड में पेपर लीक मामले पर छात्र पिछले 16 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं और इस बीच एनडीटीवी को इस पूरे विरोध प्रदर्शन का कारण बने 2024 के जेएसएससी पेपर लीक से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये दस्तावेज सीआईडी रिपोर्ट के हैं। जानकारी के मुताबिक 150 में से 120 सवालों के जवाब पहले ही लीक कर दिए गए थे। पेपर बनता है, सवाल बनते हैं, लेकिन एग्जाम होने से पहले ही जवाब लीक हो जाते हैं। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सामने आ रहा है कि करीब 80% सवाल तो पहले ही बाहर हो गए थे। झारखंड में एनडीटीवी को इस विरोध प्रदर्शन का कारण बने 2024 के जेएसएससी पेपर लीक से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। ये दस्तावेज सीआईडी रिपोर्ट के हैं, जिसमें पेपर लीक से जुड़े कई अहम खुलासे हुए थे। जेएसएससी की ये परीक्षा सितंबर 2024 में हुई थी। व्हाट्सएप और फोन के जरिए लीक हुए थे पेपर। जिन छात्रों ने पैसे दिए थे उन्हें नेपाल, हजारीबाग, पटना, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर जवाब दिए गए थे। पहली सीआईडी रिपोर्ट में 150 में से 120 जवाब लीक होने की जानकारी सामने आई। झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इस पूरे मामले में एनडीटीवी के पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है, जिसमें कि कैसे 2024 में जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम हुए थे उसमें धांधली कैसे हुई थी। छात्रों की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से शिकायत करने के बाद मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए गए थे। जिन 3 छात्रों ने रांची कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनके नाम है जीत कुमार, ऋषु और निवास यादव। उन्होंने हमें इस पूरे लीक की विस्तार से जानकारी दी। कुछ लोगों ने फोन पे अपने दोस्त से बात कर रहे थे और आंसर्स ये पेज में लिख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, जेरोक्स जो है ये पेज में लिखा हुआ आंसर्स है। जैसे पहला आंसर है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड जो है ये पहले ही आंसर से वायरल हो गया। एमएस वर्ड अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड जो है वो आंसर में यहाँ पे आता है एमएस वर्ड, ठीक है। और ये सेट ए में 48 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। एनडीटीवी को मिले दस्तावेजों में एक अहम दस्तावेज वो पेपर है जिसमें 22 सितंबर 2024 की सुबह 7:31 पर वीवो मोबाइल से लिया गया फोटो है। कैमरा सेटिंग में टाइमिंग और लोकेशन दर्ज है। लोकेशन जमशेदपुर लिखी है। T2X से फोटो खींचा गया 22 सितंबर 7:31 मॉर्निंग का ये है, 7:31 सुबह का। जमशेदपुर ये झारखंड बिष्टुपुर झारखंड से ये फोटो लिया गया। सारा डिटेल हमने दिया। जेएसएससी मानने से इनकार कर दिए वहां के अध्यक्ष सचिव जो हैं सुधीर गुप्ता, और बोलते हैं ये फोटो जो है दिन का खींचा हुआ है। सोचिए लॉजिक क्या दिया जा रहा है, जबकि यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और ये एक साक्ष्य नहीं है, आप दिखाइए, ये बहुत सारे अलग अलग साक्ष्य हैं जो स्पष्ट आपको शायद कैमरे में ना दिखे जेरोक्स है इस कारण से। ये सारे साक्ष्य हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं। आप देखें ऑपरेटिंग सिस्टम 11:06 21 सितंबर का, मैग्नेटिक डिस्क नन ऑफ एबव 11:07। और यही नहीं, अभी आप धीरज रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूं आंसर्स लीक करने वाले कितने होशियार होते हैं। आंसर्स में क्या लिखते हैं, आसू पार्टी का स्टूडेंट यूनियन के बाद हुआ था। उसको उनको प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर याद नहीं थे। एनडीटीवी को डॉक्टर यश यादव के नाम से एक व्हाट्सएप चैट भी मिला। इस चैट में लिखा है, फिलहाल सारे चैट डिलीट कर दो, आज जो पीडीएफ भेजा है उसे भी डिलीट कर दो, अभी ये मामला थोड़ा गर्म है, थोड़ा वेट करो। इस तरह के संदेश इस चैट में नजर आते हैं। ये भी सामने आ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को पेपर बेचा जाता, उन्हें जवाब सीधे रटवा दिए जाते थे और सुबह एग्जाम सेंटर भेज दिया जाता था। एग्जाम से पहले बंगाल से नेपाल तक अभ्यर्थियों को रखा जाता। इनपुट मिला कि नेपाल में वीरगंज में 28 लोग पढ़ने गए हैं आंसर्स। हमने वो एविडेंस दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता चला नियामतपुर, आसनसोल, बंगाल में भी लोग पढ़ने गए, हमने उसका एविडेंस दिया। हम ही लोग इनपुट दे रहे हैं, सीआईडी कोई काम नहीं कर रही है। पटना का इनपुट दिया, हजारीबाग का इनपुट दिया, रांची का इनपुट दिया, एसआईटी टीम सोई रही। लेकिन जब हमने वीडियो दिया नेपाल का, तब वो आनंद फानन उनको मजबूरी बस नेपाल जाना पड़ा। जब नेपाल गया 28 लोगों का जीपीएस लोकेट किया गया तो वो वहीं के आसपास पाए गए। उसी में से क्या हो गया, बीच में से 28 लोगों में से कुछ लोगों को बुलाया गया। जब सीआईडी उनसे पूछताछ की, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये प्रॉपर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उनको
देखिए आप, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। रिपोर्ट क्या है? थाना अपराध अनुसंधान विभाग, थाना रांची। पहली परीक्षा रद्द होने के बाद 21-22 सितंबर 2024 को दोबारा परीक्षा हुई। अधिकारियों के इनपुट पर पूरे राज्य में इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन लैंडलाइन से उत्तर वायरल हुए। पेपर लीक करने वाले गिरोह ने फोन कर दूसरे साथियों को प्रश्नों के उत्तर लिखवाए, ये सामने आ रहा है। कुछ लोगों को पूरे के पूरे आंसर्स दिए गए हैं। ये देखिए, आप यहाँ दिखाएंगे कैमरे में, लिखा हुआ परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद बात के अनुसार पैसा नहीं आने पर मैंने कौशलेश को 28 छात्रों का लिस्ट भेजते हुए पैसा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। रामनिवास को भी बोला गया। ये अलग अलग सेटर्स हैं, जिसमें रामनिवास बोला कि मेरे द्वारा भेजे गए छात्र को 130 से 35 प्रश्न ही पढ़ाए गए हैं, जिसमें 8-10 प्रश्न गलत थे, जबकि अन्य पढ़ने गए छात्र को पूरा प्रश्न पढ़ाया गया है। ये जांच मार्च 2025 में पूरी हुई थी, लेकिन सरकार ने इस जांच रिपोर्ट को खारिज करते हुए परीक्षा को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन आरोप है कि दूसरी एसआईटी ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। पहली एसआईटी बनी थी, उसकी पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एक दूसरा एसआईटी बनाया गया और उस दूसरे एसआईटी ने इस पूरे मामले में लीपापोती कर दी। यानी कि उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसमें दिया कि कुछ आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं और वो भी इत्तेफाक से मिल रहे हैं। यानी कि 120 का संख्या नहीं बताया गया, केवल कुछ बोल के उसे छोड़ दिया गया। सवाल यह है कि पहली रिपोर्ट में 150 में करीब 120 सवाल लीक होने की बात थी, तो दूसरी रिपोर्ट में इसे बदल क्यों दिया गया? यही वो सवाल थे जिसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। रांची से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। रांची में कल क्या होगा? क्या छात्र और युवा पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन करेंगे या उससे पहले ही सरकार से बात बन जाएगी? आज आंदोलनकारी छात्रों के दोनों गुट सरकार से बातचीत करने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार कुछ मांगे मानने के लिए तैयार भी है, लेकिन अभी तक पूरा हल नहीं निकल पाया है। कल हिलने वाला है, रांची कल हिल जाएगा। तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाएंगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहे। ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का ये रण 25 जुलाई 2026 से लगातार जारी है। 16 दिन हो चुके हैं। छात्रों को अब समाधान चाहिए। भूख हड़ताल पर बैठे मुख्य छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी बिगड़ रही है। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर सोमवार 10 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे तक परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं हुआ तो झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कल हिलने वाला है, रांची कल हिल जाएगा। ईडी ने सीबीआई को जांच देनी चाहिए, सीबीआई को लगातार सीजीएल रद्द होनी चाहिए। मैम, बहुत पैमाने पर इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। सरकार का ढुलमुल रवैया है। ये हम लोग को बार बार आश्वासन दे रही है कि रद्द करेंगे, लेकिन पिछले 6 सालों से ठगते आ रही है। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग यहीं तक रहेंगे। 1 महीना लगेगा तो हमें। ये प्रोटेस्ट एक मिसाल दिया है पूरे इंडिया में कि कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई है। ये शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बीच छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि परीक्षा धांधली मामले में वित्तीय लेन देन की जांच सरकार ईडी से कराने को तैयार है। फिलहाल 3 परीक्षाएं रद्द होंगी। जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025 सहित 14वीं प्रीलिम्स। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं की जांच होगी। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म के लिए आईआईएम और एक्सआईएसएस संस्थान की सरकार मदद लेगी। इस बीच राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनके साथ इंसाफ होगा। वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है
उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। सोरेन भरोसा दिला रहे हैं कि छात्रों के साथ इंसाफ होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। इस 16 दिनों के अंदर सरकार आधे कदम भी नहीं चल पाई। अब आप अंग्रेजों का फार्मूला लागू करोगे, डिवाइड एंड रूल। शर्म आती है। नैतिकता कहां चली गई है? मोरलिटी है क्या? पहले दिन विद इन 24 आवर्स मुख्यमंत्री जी को बच्चों को बुलाना था अथवा जाना था। अपने बच्चे हैं, अपनी बेटियां हैं, क्या डिमांड है? कोई सत्ता के लिए क्या? जयपाल सिंह स्टेडियम से मुख्यमंत्री आवास 1 किलोमीटर है, क्या आवाज नहीं जा रही? छात्रों का यह आंदोलन परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ है। छात्रों का कहना है कि आखिर कब तक उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा। जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची में चल रहा झारखंड के छात्र आंदोलन के सूत्रधार देवेंद्र नाथ महतो के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 8वें दिन सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी के 4 मंत्री सुदीप कुमार सोनू, दीपिका सिंह पांडे, चमराल लिंडा, संजय सिंह यादव से वीडियो कॉल पर बात की है। इस बातचीत में मंत्रियों ने उनसे भूख हड़ताल तोड़ने का आग्रह किया है और बातचीत में महतो ने कहा है कि लिखित रूप से मांग पूरी नहीं होने तक उनकी भूख हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। तो प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस वीडियो कॉल में क्या बातचीत हुई है? देवेंद्र महतो की मंत्रियों से जो बातचीत हुई है उसमें क्या आश्वासन मिला है? सरकार के 4 मंत्रियों के साथ ये बात हुई है। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिसपे सरकार के साथ सहमति बन गई है छात्रों की, और उसके बाद जो है ये 4 मंत्रियों का जो गुट है जो सरकार की तरफ से बातचीत कर रहा है स्टूडेंट से, उन लोगों ने वीडियो कॉल पे देवेंद्र महतो से बात की और उन्होंने आग्रह किया कि आपकी मांगे मोटे तौर पे मान ली गई है, इसलिए आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए। जिसके जवाब में देवेंद्र महतो ने क्लियर किया कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिलता है तब तक वो भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, और यही अभी तक मामला फंसा हुआ है। अभी जब हम बात कर रहे हैं नगबा, तो पीछे देखिए ये हुजूम आपको दिख रहा है, वो उसी जो स्टूडेंट्स हैं, जो मंत्री हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि अभी वार्ता चल रही है। हम अभी मौजूद हैं यहाँ पे स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर में, और यहाँ ये वार्ता चल रही है। अभी तक कोई इस पर निष्कर्ष निकला नहीं है। हालांकि ज़्यादातर मुद्दों पे सहमति बन गई है, जिससे कि जेपीएससी के जो 14वें जेपीएससी परीक्षा को कैंसिल करने पर सहमति बन गई है, लॉन्ग टर्म एक एसओपी बनाने पर सहमति बन गई है। लेकिन जो सीबीआई मांग की बात कर रहे हैं, जो छात्र मांग कर रहे हैं, उस पर अभी तक सहमति बन नहीं पाई है, तो उसका कुछ समाधान निकालना होगा। और नहीं अगर समाधान निकलता है तो कल जो है छात्रों ने विधानसभा घेराव की घोषणा की हुई है, जो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। जी, विधानसभा घेराव के समय सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। धन्यवाद आपका प्रभाकर। जैसा बता रहे हैं प्रभाकर कि बहुत सारे मुद्दों पर एक सहमति बन गई है, लेकिन मुसीबत बढ़ सकती है अगर कल समाधान नहीं निकला कल तक, और अगर ये मार्च आगे होता है। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने शनिवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ये माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे यूपी के सीएम योगी। शनिवार को हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। शनिवार शाम करीब 5 बजे हुई ये बैठक करीब 1 घंटा चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों समेत दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पोस्ट किया, नए भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में आत्मीय भेंट की। आपका मार्गदर्शन मुझे सुशासन के पथ पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं।
उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने पहुंचे। ये मुलाकात शनिवार शाम करीब 4 बजे हुई थी। माना जा रहा है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठन को मजबूत करने और सरकार संगठन के बेहतर तालमेल पर अहम चर्चा हुई। सीएम योगी ने पोस्ट किया, नई दिल्ली में बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से शिष्टाचार भेंट की। तो मुख्यमंत्री से जुड़े जो सूत्र हैं उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में जो संगठन में बड़ा भाजपा ने बदलाव किया है, उस बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री ने अपना फीडबैक दिया। देखिए, उम्मीदवारों के चयन को लेकर अब इसी संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। संगठन में जो अलग अलग बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को अलग अलग प्रांतों में बांटा है, उनमें जो उम्मीदवार जो चयन किए जाएंगे उसमें इन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इससे जुड़ा फीडबैक मुख्यमंत्री ने दिया प्रधानमंत्री को। इसके अलावा विकास परियोजनाओं को लेकर कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनमें प्रधानमंत्री के आमंत्रण की बात है, उन विषयों पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक दिया। और इसके साथ ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या प्रक्रिया, क्या रूपरेखा और क्या एक इंटरनल सर्वे को लेकर भी बात वहां पर की गई। तो ये सब बातें हैं जो मुख्य तौर पर जो सूत्र हैं मुख्यमंत्री से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। माना जाता है कि जब भी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उसके पीछे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मायने होते हैं। फिलहाल सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद राजनीतिक गलियारों में मंथन का दौर तेज हो गया है। लखनऊ से अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद हाथों में तिरंगा थामकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मुहिम से जुड़कर राष्ट्रभक्ति का एक अटूट संदेश दे रहे हैं। यूपी सरकार ने इस साल राज्य के 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है। राष्ट्र प्रेम के रंग में डूबी सड़कें, हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय के नारे। मौका था भव्य तिरंगा यात्रा का। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथों में तिरंगा थामे लखनऊ की सड़कों पर उतरे, सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों में देशभक्ति का नया जोश भर दिया। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को एक बार फिर जन आंदोलन बनाने की अपील की। और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। लखनऊ में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में 25 से 30 हजार से ज्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा से सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में घर पर तिरंगा लगाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों को घर के ऊपर तिरंगा लगाने की आजादी दी। तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करके अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे।
लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। देश भर में शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा भारत की एकजुटता का प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश के सभी 110 वार्डों, 25 मंडलों और 2515 बूथों पर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे, जिसका लक्ष्य लगभग 20 लाख लोगों तक सीधे राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद को लेकर साधुओं ने 6 दिसंबर को कार सेवा का ऐलान किया है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी इजाजत मांगी है। संतों ने साफ कहा है कि राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा की बारी है और वो इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुई थी, वैसे ही कार सेवा करेंगे। 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की जाती है। कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों के बीच ये नारा दिया जा रहा है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए हलचल तेज हो गई है। चित्रगुप्त पीठ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 6 दिसंबर को महाकार सेवा का शंखनाद कर दिया। आज यहाँ चित्रगुप्त पीठ में ये घोषणा की गई है कि हम लोग 6 दिसंबर को जैसे राम मंदिर में कार सेवा हुई थी, वैसे ही कार सेवा करेंगे और वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर बनाएंगे। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए रविवार सुबह 10 बजे से चित्रगुप्त पीठ आश्रम में मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का हवन पूजन शुरू हुआ। गुलाबी पत्थर की ये शिलाएं राजस्थान से लाई गई हैं। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि यहाँ विशेष यज्ञ शुरू कर दिया गया है। जब तक यहाँ मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। संतों ने कहा था कि वो कार सेवा करेंगे और मार्च करते हुए श्री कृष्ण के जो मंदिर है वहां जाएंगे और उनका प्रयास ये है कि जो अयोध्या में हुआ वो श्री कृष्ण के लिए बनना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने कार सेवा का ऐलान किया था और कार सेवा फिलहाल इन लोगों ने टाल दी थी। प्रशासन अन्य सबको, तमाम संतों को नोटिस दिया था और ये भी कहना था कि सावन माह से तमाम कांवड़िए आते हैं, ऐसे में कोई व्यवस्था में व्यवधान न हो, इसलिए उस कार्यक्रम को टाला गया। लेकिन हवन पूजन का जो कार्यक्रम है, जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिला पूजन कार्यक्रम, उसको संतों ने आज करने का आह्वान किया था। और बड़ी संख्या में जो संत हैं, जो साधु हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और वो पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हवन किया गया, उसके बाद अब वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जो है अब आरती का कार्यक्रम चल रहा है। और संतों का कहना है कि अब हम मंदिर निर्माण के लिए इंतजार नहीं करेंगे, हमें सरकार भी समर्थन देगी। सुप्रीम कोर्ट का हमें पूरा सम्मान है और उसके फैसले का आदर करते हैं, लेकिन अब इंतजार बहुत नहीं कर सकते। कि अब सर्वोच्च न्यायालय इस पे या उच्च न्यायालय जहाँ पर ये मामला लंबित है, वो उच्च न्यायालय इसमें शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके इसमें शीघ्र निर्णय दे, क्योंकि अब इतना समय ये सहन करने की क्षमता हिंदुओं की समाप्त हो गई है। इस दौरान महिला संत निरंजनी अखाड़ा की साध्वी इंद्राणी नंदगिरी ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर तारीख बहुत सोच समझ कर रखी गई है। 6 दिसंबर अगर तारीख तय हुई है तो ये हमारे बड़ों का, हमारे संतों का जरूर इसमें कोई रहस्य है जो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। 6 दिसंबर की तारीख तो देश दुनिया जानती है क्या हुआ था। हाँ, तो क्या कुछ वैसी योजना आप लोगों की है? कोई योजना ऐसी नहीं है। इससे पहले चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने यह भी कहा कि हमारे संतों और साधुओं को प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया है। पुलिस के अधिकारी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और उसकी शिकायत हमने एसएसपी से की है। प्रशासन के दबाव में कार्यक्रम रुकेगा नहीं, लेकिन जो किया जा रहा है वो बहुत गलत है।
नोटिस हो या कुछ भी हो, सूबे प्रशासन ने यहाँ का एसओचओ हमारे साथ बहुत गलत कार्य कर रहा है। उन्होंने आके सबको रोकने का प्रयास किया है। मेरी झड़प हुई, मैंने कप्तान साहब से बात करी है कि इस तरीके से हमारे लोग जो अंदर घुसे उसको रोक रहे हैं। तो बार बार ऐसा कुछ नहीं है, रोक रहे हैं, लेकिन तब भी लोग आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शिला कार्यक्रम के लिए जो पत्थर मंगवाए गए थे उसको भी रात को अचानक गायब कर दिया गया। देखिए ये अब हमें पता नहीं, हम तो रात को सो रहे थे, किसने हटाया, कहाँ हटाया पत्थर का हमें खुद नहीं मालूम, पत्थर हमारा गया कहाँ है। वो सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जाएंगे। आप लोग चाहें तो रात के 12-1 बजे के आसपास सीसीटीवी कैमरे चेक कराएं। 6 दिसंबर की इस घोषणा के बाद अब मथुरा विवाद को लेकर देश की सियासत और धार्मिक गलियारों में हलचल बढ़ना तय माना जा रहा है। एक स्वर में श्री कृष्ण ला के मंदिर के भव्य निर्माण का उद्घोष किया और यहाँ से सरकार से भी कहा कि बढ़ चढ़कर उनका समर्थन किया जाए, क्योंकि ये सनातनियों के आस्था की बात है। वो चाहते हैं अब जो कि काशी और अब अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इसीलिए वो यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण चाहते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया के फुकेट फ्लाइट को लेकर। पायलट के टेस्ट पर सरकार का बयान, साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है पायलट्स का। टेस्ट रिपोर्ट की दोबारा पुष्टि जरूरी है। कैप्टन का सैंपल लैब भेजा गया है, अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। पायलट के नशे में होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है, दूसरी रिपोर्ट के बाद ही इस पर फैसला होगा, क्योंकि शुरुआती खबर आई थी कि डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। पल्लव मिश्रा हमारे साथ हैं। पल्लव, एक खबर ये भी आई थी कि डोप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन अब ये बात आ रही है कि दूसरी टेस्ट के बाद ही जब रिपोर्ट आती है तभी कंफर्मेशन होगा। तो इसकी क्या डिटेल्स मिली हैं अभी? जो पहली खबर आई डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की, उसका क्या मतलब है फिर? देखिए, ये कई स्रोतों से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जो 4 अगस्त को हादसा हुआ था, जो इंडिया की फ्लाइट थी फुकेट से दिल्ली आई, इसमें टर्बुलेंस हुआ और करीब 17 लोग, इसमें 4 क्रू मेंबर भी शामिल थे, वो इंजर्ड हुए। उसमें ये बात सामने आई कि जो पायलट है उसका जो डोप टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या ये लापरवाही की गई थी। अब उस पर जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने अपनी स्थिति साफ की और साफ तौर पर जो साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग हुई थी उसमें कुछ बातें ऐसी आई है जिसको दोबारा जांच के लिए एक अधिकृत लैब में भेजा गया है। यानी सरकार और मंत्रालय उस टेस्ट को मान नहीं रहे हैं, उसको क्लियर कराने के लिए उनका कहना है कि उन्होंने दोबारा उसको जांच के लिए भेजा है एक अधिकृत लैब में। वहां की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये तय होगा कि क्या वाकई जो पायलट का टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव है, वो सही है या गलत है। उसके आधार पर जो है फैसला किया जाए, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टर्बुलेंस की वजह क्या थी या कोई अन्य कारण था। अगर टर्बुलेंस थी तो क्यों नहीं जो पास के एयरपोर्ट थे लखनऊ या वाराणसी, वहां क्यों नहीं कर दिया गया। तो कई तरह के सवाल लगवा उठ रहे हैं। उसको लेकर ये जो क्योंकि मामले की जांच एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, AIB की जांच कर रही है और पायलट को फिलहाल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पायलट सस्पेंडेड है। दूसरी रिपोर्ट का भी इंतजार है कि दरअसल क्या वजह थी, कहीं पायलट ने किसी तरह का सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं किया था। धन्यवाद आपका पल्लव इस पूरी जानकारी के लिए। एक और रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही किसी तरह की कंफर्मेशन की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कांवड़ यात्रा की। कई शहरों से कांवड़ यात्रा की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कांवड़ियों पर फूलों की बरसात हो रही है। शिव भक्तों का स्वागत किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। CM योगी आदित्यनाथ ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में बहुत तरह तरह के दिल को छूने वाली कहानियां भी सामने आ रही हैं। तो देखिए कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग। कांवड़ पर शिव भक्तों का भव्य स्वागत। इन तस्वीरों को देखिए। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, हरिद्वार, हर जगह कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। आस्था का अपार समंदर और हर हर महादेव के गूंजते जयकारे। पिछले 9 दिनों से अनवरत अविरल धूप छांव और बारिश में पैदल यात्रा कर रहे शिव भक्तों का उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया जब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आस्था के इस महाकुंभ में शीश नवाने मेरठ पहुंच गए। फूलों की बारिश के बीच जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से
पूरी मेरठ नगरी शिवधाम में बदल गई। कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जिनकी जितनी शक्ति है उसी के मुताबिक लोग कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। अब आपको लग्जरी कार वाले कांवड़िये से मिलाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आप तमाम सारे रंग देख सकते हैं, आध्यात्म के, भक्ति के। अब ये आप देखिए, ये डिफेंडर 3 करोड़ रुपए की गाड़ी, पीछे मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर, तमाम सारी गाड़ियां हैं इनके साथ में, स्कॉर्पियो, थार। लेकिन जो शिव भक्त हैं वो इस लग्जरी गाड़ी में फिलहाल नहीं बैठ के हरिद्वार से सीधे जो है वो बिसरख यानी नोएडा पैदल जा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए की डिफेंडर, मर्सिडीज, थार, फॉर्च्यूनर, इतना लंबा लग्जरी गाड़ियों का काफिला और आप पैदल चल रहे हैं। ये भोले की भक्ति है। जो ये बोलते हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो बस भक्ति नहीं जानते, वो लोग लाल टोपी वाले ये सोचें कि भोले की भक्ति में अब मंदिर बन रहा है। लेकिन ये जो भोले की भक्ति है ये योगी जी से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे योगी जी जो हैं वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। हर जगह झूमते नाचते शिव भक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पैर देखिए, पैर देखिए, ये देखिए पैर। और ऐसे ही नाचते गाते जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से पैदल यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पर गर्मी पड़ रही है भीषण और धूप है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं। हरिद्वार में कांवड़ ले जाने के लिए आईटी इंजीनियर का जत्था भी पहुंचा है, जो करीब 40 लीटर गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर देवबंद जाने की तैयारी कर रहा है। मैं हर साल 10वीं से अब तक जल लेके आता रहा हूँ। 10वीं क्लास से जल लेकर? हाँ, 10वीं क्लास से स्टार्ट कर दिया था और तब से कंटिन्यू है। जब तक लाइफ में सांसें रहेगी तब तक चलता रहेगा महादेव के नाम पर यात्रा। तो आप यहाँ से लौटेंगे, 90 किलोमीटर देवबंद जाएंगे, तो कैसे, कितने दिन में पहुँचेंगे? हम 11 तारीख को पहुँच जाएंगे, 10 तारीख को पहुँच जाएंगे और बीच में 2 रात्रि हमें लगेगी पैदल यात्रा में। ये आप देख सकते हैं, इंजीनियर हैं, 90 किलोमीटर का पैदल सफर करके आए हैं और अब यहीं से फिर से हर हर महादेव। इस यात्रा में एनडीटीवी को रंजीत सिंह भी मिले, जो 30 साल पहले कांवड़ लेकर दिल्ली से पैदल हरिद्वार गए थे। जब उनके पैर में छाले पड़े तब से उन्होंने कांवड़ियों के पैरों का दर्द का इलाज करना शुरू किया। अब वो 25 साल से कांवड़ियों के रास्ते में सिर्फ पैरों का इलाज करने के लिए बैठते हैं। पहले मैं 92 में कांवड़ लेके आया था, उसके बाद जो है ये एक्सपीरियंस मिला कि कांवड़िया की परेशानी बहुत है। अच्छा। और पैरों में छाले आते हैं, इसलिए मरहम पट्टी का व्यवस्था की जाए। तो कितने दिन से कर रहे हैं आप? 25 साल हो गए ये। 25 साल हो गए। और यहाँ कब आते हैं, कब जाते हैं आप? हम 3 तारीख को आए थे जी और 10 को रवानगी है जी। वहीं गाजियाबाद से प्रिया, शिखा और अनीता 3 सहेलियां भी हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद अपने घर लौट रही हैं। ये लड़कियां 41 लीटर गंगा जल कंधों पर लेकर 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रही हैं। तो ये आप देखिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान की जय। ये नौजवान शिव भक्त हैं, बच्ची है, ऐसी बहुत सारी बच्चियां जो है वो कांवड़ उठाकर चल रही हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं सावन के महीने। हर हर महादेव, सबकी मनोकामना पूरी होए। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चियों को? नहीं, सब बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है, हर सुविधा मिल। ये जेंजी जो है शिव भक्त हैं। हाँ जी, जेंजी शिव भक्त। हाँ जी। आजकल जेंजियों की बड़ी चर्चा है, बहुत ज्यादा है। जेंजियों की बहुत चर्चा है। शंकर भगवान की सबसे आगे है इस टाइम में। तो ये जेंजी शिव भक्त कारवां चल रहा है, शिव भक्त जा रहे हैं बम बम भोले की जयकारा लगाते हुए। तो ये हरिद्वार से जो है वो गाजियाबाद कांवड़ यात्रा इस वक्त चल रही है।